सादर नमन। सभी को राम राम। बोलो राम राम। अभी हम बात कर रहे थे नदियों की, और निरंतर हम बात कर रहे हैं नदियों की। निरंतर उनको हम दूषित होते हुए देख रहे हैं, निरंतर हम उसको दूषित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में। हम ये बात भी स्वीकार करते हैं कि नदियां हमारी जीवन रेखा है, फिर भी हम उनको दूषित कर रहे हैं और दूषित होते हुए देख रहे हैं। तो अपनी जीवन रेखा को यदि हम दूषित कर देंगे तो हमारा जीवन कितना दूषित हो जाएगा, इसकी कल्पना हम सबको एक बार करनी चाहिए। वैचारिक रूप से हम सबको इस महत्वपूर्ण बिंदु पर साथ आने की आवश्यकता है। हम सबकी जो ऊर्जा है अपने नदियों के संरक्षण में लगे तो हम इनको दूषित होने से बचा सकते हैं। आप सब लोग नदियों को कैसे दूषित करते हैं आपको पता है? नहीं पता? थोड़ा बहुत तो आप सब भी जाने अनजाने में उनको दूषित करते हैं। आपके शहर से जो भी नाले के रूप में पानी जाता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नदियों में ही जाता है। आपने जिस शैम्पू से स्नान किया है, जो साबुन अपने कपड़े धुलने में नहाने में उपयोग किया है, जो भी केमिकल आपने अपने घर में इस्तेमाल किया है, वो निश्चित रूप से नालों के माध्यम से नदियों में ही जाता है। तो हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं नदियों को दूषित करने। आपको ये बात पता है कि नहीं? आप कौन कौन जानता है कि नदियां ऐसे भी दूषित होती? बताइए, कोई जानता है? अभी आप लोग बहुत छोटे भी हैं, तो इतना बड़े बड़े लोगों को ये बात अच्छे से पता नहीं है, तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? शैम्पू जैसे केमिकल्स या फिर जो बहुत कठोर केमिकल्स हैं जो जल को दूषित करते हैं, उनका उपयोग हम सबको करना धीरे धीरे कम करना चाहिए। नदियों को दूसरा सबसे बड़ा दूषित करने वाला कारण है प्लास्टिक। प्लास्टिक निरंतर नदियों में जब रहता है तो वो गलता नहीं, और कोई जलीय जीव उसको अगर निगलता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दूषित पानी, प्लास्टिक के नदियां जलीय जीवों के लिए बड़ा संकट का कारण बनी है। तो हम कुछ भी प्लास्टिक के पैकेट्स में खाते हैं और उसको खाली पैकेट को हम नदी में डालते हैं। तो जब हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, नदियों को हम नदियां नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमें बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना के समय, कोविड के दौरान हमने देखा था कि ऑक्सीजन का संकट हम सबको देखना पड़ा, फेस करना पड़ा। किसी को याद है कोरोना क्या था? आप में से किसी को याद है कोरोना? याद है क्या हुआ था? बताइए, कोई एक बताइए। बड़े बच्चों में से बताओ, कोई भी बताइए, बड़ा हो या छोटा। कोरोना के विषय में किसी को पता है? स्कूल आना बंद है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कोरोना के समय ऑक्सीजन का बड़ा संकट हुआ था। याद आया कुछ आपको? बच्चों को, बहुत छोटे भी थे, 2 साल तो हो ही गए, इतने मैच्योर नहीं थे, मैं जब समझता हूँ। तो कोरोना के समय ऑक्सीजन का जो क्राइसिस हम सबको देखने को मिला था, उस समय हमारे पास किसी भी तरह का विकल्प नहीं था। केस तो थे पर ज्यादा हम नहीं किसी थे। को भी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करा यहाँ पाए। तो सारे लेबर क्लास क्योंकि ऑक्सीजन तो कोई मेहनत सामान होता वाले नहीं है, उनको किसी तो को गिलास भर के दे दो या फिर एक किलो वजन में दे। वो भी सबकी है।
नदियाँ हमारे जीवन में बोलिए। नदियाँ हमारी जीवन है। नदियाँ हमारी जीवन है। वन बचाओ जीवन बचाओ। वन बचाओ जीवन बचाओ। वन बचाओ जीवन बचाओ। जय हिंद। जीवन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जले तो कल है। जले तो कल है। जल ही जीवन है। एक बार मैं चाहूंगा हमारे सभी मोबाइल या टीवी पर कि वहाँ देखा था कि कई बाहर की जो नदियाँ बता रहे थे वो एकदम क्लीन थी, और हम हमारी नदियों को माँ मानते हैं ना, जैसे गंगा मैया, चंबल माता ऐसे बोलते हैं, और फिर भी हम लोग उन्हीं को गंदा करते हैं। तो हमें माँ मानते हो, फिर भी हम ये क्या रहता है कि हार फूल माला जो भी पूजा सामग्री हुई वो भी उसमें डालते हैं। तो इनका भी कहीं और उपयोग करना चाहिए, बाकी उसमें पानी में नहीं करना चाहिए, है ना। उनको नदियों को जितनी भी कोशिश हो सके हम साफ करने की, हम लोगों को साफ रखना चाहिए। मैं रॉबिन सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। नदियाँ हमारी जीवन रेखा जन जागरण अभियान चंबल नदी की परिक्रमा के आज 48वें दिवस हम डाबिया है। हमारे साथ स्वामी तेजोमयानंद वंजी महाराज हैं जो निरंतर यात्रा में इस अभियान में सहभागी है, और श्री राम धीरज जी हैं, और हमारे पास एक और शख्सियत बैठी है जो विठल जी हैं, जो केरू नदी को और प्रदूषण और शोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, सरकारों से भी तमाम उन्होंने अपील वगैरह की, और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने उसको सफल होने में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। नदियों के प्रति एक एक व्यक्ति जब तक संवेदनशील नहीं होगा तब तक हम उनको सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर सकते, उनको अतिक्रमण और शोषण से नहीं बचा सकते। तो कहीं ना कहीं हम ही उनको शोषित कर रहे हैं। नदियाँ हमारी हमेशा ही जीवन रेखा रही हैं और हमेशा ही रहेंगी, और आज भी हैं। आज हम जो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने दिन तक उपयोग में आएगा ये हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि निरंतर जल स्तर नीचे गिर रहा है। तो हमें निश्चित रूप से एक न एक दिन वापस नदियों की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं दुनिया में जन्मी हैं सबने नदियों से जन्म लिया है। जब पानी की क्राइसिस बढ़ेगी तो हमें नदियाँ ही दिखेंगी कि हमें उनके किनारे वापस जाना चाहिए। जैसे कोरोना के समय हम सब ऑक्सीजन के क्राइसिस को फेस करते हुए न किसी की कोई मदद कर पा रहा था, न कोई ऑक्सीजन हम अरेंज कर पा रहे थे। तो वो सब समस्याएं हमने ऑक्सीजन को क्राइसिस के रूप में देखी है कोरोना में, वही समस्याएं हमें जल संकट के रूप में भी देखनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए हम सबको नदियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा, हम अपनी नदियों को माँ मानते हैं, लेकिन उनको ही हम दूषित करते हैं, उनके आसपास खनन करते हैं, उनके आसपास अतिक्रमण करते हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार की गंदगी डालते हैं। जो भी हमारे शहरों का वेस्ट है वो हम डालते हैं, सॉलिड वेस्ट डालते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में डालते हैं। ये सारा हमारे नदियों के प्रति संवेदनहीन होने का एक बड़ा प्रमाण है, तो जो हम सब निरंतर देख रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपनी नदियों के प्रति एक सुर में आकर के एक आवाज़ में कहना शुरू करें, इस पर विमर्श करना शुरू करें, इस पर चिंतन करना शुरू करें, और इसके लिए हमें वैचारिक रूप से एक साथ आने की पूरी आवश्यकता है। इसी विषय को लेकर के हम इस अभियान पर हैं जो निरंतर जारी है। जो पिछले 1.5 साल हमने एक अभियान किया था जो नदियाँ हमारी जीवन रेखा से थोड़ा अलग था, ग्रीन इंडिया मूवमेंट के नाम से हमने पूरे भारतवर्ष के यूथ के साथ संवाद किया था, क्योंकि यूथ यदि जागृत हो गया तो यूथ के पास एनर्जी है, युवा के पास शक्ति है, वो सही दिशा में यदि लग गई तो निश्चित रूप से इस पर्यावरण के संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं के पास शक्ति है और भारत के पास वो पोटेंशियल है। भारत के पास बहुत सारा युवा है जो अपने देश और अपनी आसपास की नदियों को भी बचा सकता है और दुनिया को भी ये संदेश दे सकता है कि नदियाँ कितनी ज़रूरी हैं और हमारे लिए इन्वायरमेंट का शुद्ध होना कितना आवश्यक है। ऑक्सीजन, जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो सबसे पहली सांस के रूप में ऑक्सीजन चाहिए होता है, फिर कुछ दिन के बाद उसको पानी, फिर कुछ दिन के बाद उसको भोजन की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है और अपने आखिरी पड़ाव पे होता है तो पहले भोजन छूटता है, फिर पानी छूटता है, फिर वही सांस जो पहली सांस के रूप में ली थी आखिरी सांस के रूप में लेकर के हम अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो ये वेदों में रत्न भी कहे गए हैं, हवा, पानी और अन्न, ये तीनों को हम रत्न के रूप में स्वीकार करें। यही हमारे हित में होगा और यही हमारी आवश्यकता भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। बस इतना सा कहकर के आप सबसे पुनः ही एक बात, करूंगा, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? नदियों को बचाते हैं।
2 अक्टूबर को चंबल यमुना संगम इटावा उत्तर प्रदेश से 48 दिन पहले ये अभियान शुरू हुआ था, जो एक छोर से होकर के जाना पाव तक, जहाँ चंबल का उद्गम है, जाकर के वापस हम दूसरे छोर से आ रहे हैं, दूसरे किनारे से आ रहे हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका समापन पुनः चंबल यमुना संगम भारीश्वर मंदिर पर हो। किस प्रकार से, मतलब आप इसमें जो देख रहे हैं बिंदु, वो किस प्रकार देख रहे हैं? ये तो निरंतर जो हम देख रहे हैं और जो हमने देखा है उसमें तमाम वृद्धि ही हो रही है, क्योंकि जितना हम नदियों को शुद्ध मान रहे थे उतनी है भी नहीं। सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। सब तरह से इन पर हमला है, सब तरह से हमें इस क्षेत्र में नेगेटिविटी दिख रही है। समाज को आगे आना पड़ेगा, जन जन को इसके लिए आगे आना पड़ेगा कि जन जन जब किसी काम को करेगा तभी उसे जन भागीदारी के साथ पूरा किया जा सकता है। तो देश में या प्रदेश में रहेगी इसकी? जो भी लोग इस दुनिया में रहते हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो पानी का एक ही मात्र स्रोत है जो सबसे सुगम है, वो है नदियाँ। यदि वो सूख गई तो हमारा जीवन सूख जाएगा। यही बात हम सबको समझना है।